नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि जो आज तक आपने कीटनाशी यूज किया है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। कब से ये कीटनाशी का प्रकोप ज़्यादा होता गया है और हमारे समाज में कब कब से इसकी शुरुआत हुई है और आज किस जनरेशन की पेस्टिसाइड यूज की जाती हैं। पूरे भारत से लेकर के पूरे विश्व में कीटनाशी का जो इतिहास रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कीटनाशी के विकास का इतिहास। कीटनाशी के विकास का इतिहास आज देखेंगे हम लोग, और क्या है इसका इतिहास। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो देखते हैं सबसे पहले कि नंबर 1 पे है क्या 900 से लेकर के 1848 ईरा ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो उसमें क्या हुआ कि 900 से 848 ईसा ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब कि ये सन 1848 में क्या था, नेचुरल प्रोडक्ट की तरह से यूज किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1854 से लेकर के 1922 तक ईरा ऑफ फ्यूमिगेशन एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड कहा जाता था। 1854 से लेकर के 1922 तक जो इसमें फ्यूमिगेशन मतलब धुआं वाले कुछ ऐसे विष थे धुआं वाले, उसी को इनऑर्गेनिक, मतलब ये ऑर्गेनिक का कार्य नहीं करते थे, इनऑर्गेनिक का कार्य करते थे। इसी से लेकर के फर्स्ट जनरेशन की पेस्टिसाइड इसी का नाम दिया गया। क्या हुआ कि 1854 से लेकर के 1922 तक का जो बीच का समय था, इसमें फ्यूमिगेशन, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आए और इसी को फर्स्ट जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। उसके बाद 1925 देखिए आप, ऊपर दिया गया है 1922। उसके 3 साल बाद 1925 से लेकर के 1958 मॉडर्न सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड, इसे सेकेंड जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। इसमें क्या हुआ कि 1958 से जो है मॉडर्न सिस्टमेटिक एक पेस्टिसाइड आया, जिसको सेकेंड जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। इसमें क्या होता, कभी कभी ये पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन की पेस्टिसाइड कब से शुरुआत हुई, तो आप बता सकते हो 1925 से लेकर के 1958 के बीच में सेकेंड जनरेशन की पेस्टिसाइड का यूज किया गया, जिसको मॉडर्न सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड कहते हैं। उसी को ही सेकेंड जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। उसके बाद हमारा जो था 1967 से लेकर के यूज ऑफ हार्मोन, इसे थर्ड जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। मतलब 1967 ईस्वी में इसे हार्मोन्स के लिए यूज किया गया और उसको जो है थर्ड जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। उसके बाद अगला आता है 1976 का जो टाइम था, इसमें क्या था, एंटी हार्मोनल पेस्टिसाइड, इसे फोर्थ जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। मतलब कि इसमें एंटी हार्मोनल, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का कार्य करने वाली कीटनाशी थी, उसको जो है फोर्थ जनरेशन का पेस्टिसाइड कहा गया। ये कब से शुरुआत हुई, 1976 से। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में ही ऑन वर्ल्ड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब पूरे विश्व में एक आईपीएम का चक्र चला, जिसमें बहुत सारी योजनाएं इसमें शामिल की गई कि कीटनाशी की कई जनरेशन आ गई थी और एक आईपीएम के थ्रू किसका किस टाइम पे कहाँ पे कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, इसके बारे में आईपीएम के थ्रू सभी को बताया गया 1976 ईस्वी में। तभी से कीटनाशी का यूज दिन पर दिन बढ़ता जाता है और कोई आईपीएम को फॉलो नहीं करता है। तो आईपीएम का मतलब आप समझ गए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो विश्व स्तर पे इसको चालू किया गया था। तो देखते हैं उसके बाद अगला कि कीटनाशी की शुरुआत
क्रॉप में फर्स्ट जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड से मानी जाती है। आप समझिए कीटनाशी की शुरुआत कब से हुई थी? फर्स्ट जनरेशन से। और फर्स्ट जनरेशन हमारी आई थी 1854 से लेकर के 1922 ईस्वी के बीच में। जो कीट फ्यूमिगेशन या इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आए थे उनको फर्स्ट जनरेशन से माना जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन से ही कीटनाशी की शुरुआत हो गई थी। और इसमें क्या हुआ कि विकसित देशों से 75 से 80 साल पीछे है, जो वह किया होगा वह हम अब कर रहे हैं। मतलब अब कर रहे हैं, विदेशी कंपनी बनाती हैं बल्कि प्रयोग नहीं करती हैं। उसने वह रसायन जो बंद कर चुकी हैं हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि जो बहुत साल पहले विदेशों ने कर लिया वो आज हम कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि पिछड़ा इलाका है, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ पेस्टिसाइड बनती नहीं है। अब कुछ मात्रा में बनने लगी तो उसकी जानकारी होती जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि 75 से 80 साल पीछे हैं हम लोग। किससे? जो विदेशों में इसका पेस्टिसाइड का यूज करते थे, बनाते थे, वो लोग वहाँ पे किए, उसके बाद अब छोड़ दिए और अपने यहाँ इसका अब भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके बारे में आपको बताना था, हमने कहा बता दें। जो विकसित देश थे 75 से 80 साल पीछे हैं। कौन? हम लोग। किससे? जो विकसित देश है 75 से 80 साल। दोस्तों एक पूरी पीढ़ी चली जाती है। अब जो वह लोग हम अब कर रहे हैं वो लोग पिछले बहुत सालों पहले कर चुके थे। जो रसायन वो लोग बंद कर चुके हैं उनका यूज आज लोग हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी वो थे। उसके बाद दोस्तों मैं आज आपको कुछ और रोचक जानकारी देने वाला हूँ कि सबसे पहले देखते हैं कि कीटनाशी का यूज हम लोग क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न है, क्यों करते हैं कीटनाशी का यूज। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो है इसमें दिया भी गया है, आगे ऊपर दिया है कि रीजन ऑफ पेस्टिसाइड यूज, मतलब कि क्या कारण है कि पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। दोस्तों आजकल जनसंख्या बढ़ती हुई दिख रही है। जनसंख्या बढ़ती की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि तो हमारी सीमित होती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो रहा है कि अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो कैसे इसका जनरेशन का आप लोग मैनेजमेंट कर पाओगे। तो उसके पीछे क्या है कि कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर, कीटनाशी के यूज करने से कंट्रोल हो जाता है कीट का जो वेक्टर होता है, जो वाहक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कंट्रोल ऑफ वीड, खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, और ह्यूमन, आदमी भी कंट्रोल हो जाता है, एनिमल भी कंट्रोल हो जाता है। इन सभी के लिए हानिकारक होता है पर क्या होता है, ये कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद क्यों यूज किया जाता है? जब ये कुछ लगेगा नहीं तो होगा क्या? हाई यील्ड एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिकतम उपज और अधिकतम उत्पादन होगा, इसलिए कीटनाशी का यूज किया जाता है। उसके बाद फसल को रोग ना लगे, जानवरों से बचाने के लिए, इन सभी के लिए कीटनाशी का यूज किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से कीटनाशी का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा क्या, इंसेक्ट वेक्टर, वीड डिजीज, आदमी, जानवर, अधिक उपज, फसल में रोग ना लगे, जानवर को बचाने के लिए, इन सभी से ऐसा किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें थी जिसकी वजह से कीटनाशी का यूज किया जाता है, जो आजकल बहुत ही आवश्यक हो गया है। उसके बाद आपको बताऊंगा क्रॉप प्रतिशत कंजप्शन ऑफ टोटल पेस्टिसाइड, मतलब किस फसल में कितने प्रतिशत कीटनाशी का यूज होता है पूरे देश में या पूरे विश्व में। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस फसल में, कॉटन की फसल में 44.5 44% टोटल पेस्टिसाइड का यूज फसल में, कॉटन की फसल में, कपास की फसल में कीटनाशी का यूज हो जाता है। क्या समझे कि कपास की फसल में 44.5% जितनी कीटनाशी बनी है कि उसका 44.5% हिस्सा सिर्फ कॉटन की फसल में यूज किया जाता है।
अब बता दें आपको क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें पिंक बाल वार्म एक ऐसा कीट लगता है जिसको मारने में ही बहुत सारा कीटनाशी चला जाता है, उसकी वजह से ये उसमें अधिकतम लगता है। उसके बाद पैडी में 22%, टोटल पेस्टिसाइड का 22%। उसके बाद ज्वार में 8.9%, फ्रूट एंड वेजिटेबल फल और सब्जी में 7%, फिज माने अंजीर होता है उसमें 6.4%, पिजन पी अरहर में 2.8%, ग्राउंड नट 2.5%। तो टोटल कीटनाशी का ये कंजप्शन था जो हमने आपको बताया किस फसल में कितने प्रतिशत टोटल कीटनाशी का यूज किया जाता है। दोस्तों वही बात ऊपर जो हमने बता दिया है वही आ गई। आपको बता दूं कि इसमें क्या हुआ कि कपास में अधिकतर 15 कीट लगते हैं। 50% कीटनाशी का यूज लगभग इसी में होता है, क्योंकि पिंक बालवर्म का लार्वा सीड के अंदर विकसित होता है, दूसरे खेत में पहुंच जाता है, इसलिए उसी को मारने के लिए कि अगली फसल में हमारी ना लगे, इसलिए बहुत ज़्यादा कीटनाशी का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से पिंक बालवर्म को डेवलप कर दिया जाता है। डेवलप के लिए, उसके डिस्ट्रॉय के लिए सबसे ज़्यादा कीटनाशी का यूज, लगभग टोटल कीटनाशी का 50% हिस्सा पिंक बॉलवर्म फसल कपास में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि धान में देखिए एक बहुत ही रोचक बात है, शायद मैं इसको किसी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, कि धान की फसल में क्या लिखा कि धान में लगभग 100 कीट लगते हैं, मगर सबसे कम कीटनाशी का यूज, क्योंकि इसमें नेचुरल इनमिनीज स्पाइडर मकड़ी होती है जो प्रतिदिन 45 निम्फ को वो खाती है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम कीटनाशी का यूज किया जाता है। तो अब इसमें धान में आपको बता दिया गया 100 कीट लगते हैं, सबसे कम कीटनाशी यूज की जाती है। तो ऊपर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 22% है, सबसे कम यूज होती, तो यहाँ पे होता है 2.2%, शायद इतना है, कन्फर्म मैं अगला वीडियो दूंगा उसमें बता दूंगा, इतना ही होगा, क्योंकि सबसे कम लगती है कीटनाशी। नेचुरल इनमिनीज पाया जाता है धान की फसल में, इसलिए सबसे कम लगता है। उसके बाद आता है कि एस्टिमेटेड क्रॉप लॉसेस ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट, फसल में कीट के द्वारा कितना लॉस होता है, किस फसल में कितने नुकसान कीट के द्वारा होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में 2.5% कीट के द्वारा नुकसान होता है। टोटल पूरे ये आंकड़ा है, 2.5% कीट के द्वारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में नुकसान हो ही जाता है। फसल में की बात अगर की जाए तो कॉटन में 18% का नुकसान होता है, राइस में 10% का नुकसान होता है, शुगर केन में 10% का नुकसान होता है, और कॉफ़ी में 8% का नुकसान होता है। तो ये बहुत ही मेहनत से इकट्ठे किए गए आंकड़े हैं, जो आपको बता रहा हूँ कि किस फसल में कीट के द्वारा कितना प्रतिशत नुकसान किया जाता है। तो देखते हैं, लिखा है सबसे कम फ्रूट एंड वेजिटेबल में, जबकि फल में, आम में, किसके लिए, फ्रूट फ्लाई, क्या नाम है, सर्टिफिस कैपिटाटा, अंडा फल में देती है, फिर अच्छी क्वालिटी को गिरा देती है। अच्छी क्वालिटी अच्छी होती है, क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई होती है। सबसे कम, हाँ ये दिया गया है कि सबसे कम नुकसान
सबसे कम नुकसान सब्जी और फल में होता है और फल में सबसे कम आम में होता है। फ्रूट फ्लाई एक होती है सर्टिफिस कैपिटाटा, ये अंडा फल में देती है। इसकी वजह से ये बहुत सारी क्वालिटी फल की गिरा देती है। तो इस प्रकार से आपको पूरी की पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। और देखते हैं कि अगला कोई ऐसा रोचक मिलता है टॉपिक तो ज़रूर बताएंगे आपको, कि उसमें कन्फर्म कर देंगे कि कितनी मात्रा में अपने यहाँ भारत में या अपने यहाँ यूपी का पेस्टिसाइड का कंजप्शन रेट क्या है। अगर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको जितनी जानकारी दी गई है आप उसको देख सकते हो। कैसा लगा वीडियो आज का ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हमारा हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।